Starting off with problem 3.5. So what I'm going to do is first I'm going to read out the statements. उसमें हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, पैरामीटर्स कौन से गिवन है और फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. So problem 3.5 states that a bipolar binary signal Si of t is a positive one or a negative one pulse during the interval 0 to capital D. Additive white Gaussian noise having two-sided power spectral density of 10 raised to power minus 3 watt per hertz is added to the signal. If the received signal is detected with a matched filter, determine the maximum bit rate that can be sent with a bit error probability of PB less than or equal to 10 raised to power minus 3. तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम में जिनको डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा. पहली चीज़ तो अगर आप देखें तो वी हैव द सिग्नल एस आई ऑफ टी दैट कैन हैव अ वैल्यू +1 और -1 वोल्ट. तो इन प्रिंसिपल जब भी हम बात करते हैं वंस और ज़ीरोज़ की तो हम 1 के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ कर रहे होते हैं, 0 के लिए नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ कर रहे होते हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से बायपोलर सिग्नलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम +1 और -1 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं इस पूरी की पूरी +1 और -1 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो +1 वोल्ट विड बी पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसका एंगल होगा 0 डिग्रीज. और अगर मैं -1 वोल्ट को ड्रॉ करूं एज अ फेजर तो वो बेसिकली मेरे पास ड्रॉ होगा along negative x axis with 180 डिग्री का फेस एंगल उसका होगा. सो जब हमारे पास दो सिग्नल हैं जिनके दरमियान 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है और एक उनमें से 0 पे और दूसरा 180 पे है, तो इस तरह के सिग्नल्स को जनरली हम एंटीपोडल सिग्नलिंग कहते हैं. एंटीपोडल सिग्नलिंग वो होती है जहाँ पे आप दो डिफरेंट पोलैरिटी के सिग्नल यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिपिक्ट 1 एंड 0. और वो डिफरेंट पोलैरिटी के सिग्नल बेसिकली जो हैं वो उनके जो फेज होते हैं वो 0 और 180 डिग्री होता है. तो इस प्रिंसिपल से हम ऐसे तमाम सिग्नल जिनके दरमियान 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है और वो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली पॉइंट कर रहे होते हैं, अगर मैं उनका वेक्टर ड्रॉ करूँ तो डैट इज़ नोन एज एंटीपोडल सिग्नलिंग. तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बायपोलर बाइनरी सिग्नल एस आई ऑफ टी जो गिवन है वो +1 और -1 है. तो दिस इज़ अ केस ऑफ एंटीपोडल सिग्नलिंग. जो मैंने आपको अभी बात पहले की है कि जब हम रिफ्रेशर सेशन में जाएंगे तो हम ये प्रॉपर एंटीपोडल सिग्नलिंग और इनकी बिट एरर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. वहाँ डिटेल हम डेरिवेशन करेंगे. बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम इक्वेशन 2.67 बर्नर्स क्लार्क की हम अगर उठाएं तो डैट गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ √2 EB अपॉन n0. तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने अगर ये फार्मूला यूज़ करना है तो दिस इज़ बेसिकली बेटर प्रोबेबिलिटी विच इज़ अ क्यू फंक्शन ऑफ √2 EB अपॉन n0. सो मेरे पास ये फार्मूला है जिससे मुझे मैं अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ निकाल सकता हूँ. सो लेट्स सी कि इस फार्मूला की कौन सी क्वांटिटीज़ मेरे पास अवेलेबल है और कौन सी क्वांटिटीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है. सो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज हैविंग टू साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ 10 टू पावर -3 वाट पर हर्ट्ज गिवन है. तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हम जब एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, हम उसको दो तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक है सिंगल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और दूसरी है डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो जब आप डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात करते हैं तो हम जनरली उसकी वैल्यू को n0/2 से डिनोट करते हैं. और जब हम उसकी वैल्यू को एज सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, सिंगल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करते हैं तो हम उसको n0 के तौर पे लेते हैं.
क्योंकि इन प्रिंसिपल टोटल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी तो सेम रहेगी, दैट इज एन नॉट। अगर मैं पूरी की पूरी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को वन साइडेड स्पेक्ट्रम के तौर पे दिखाऊंगा तो दैट विड बी एन नॉट, और अगर मैं उसी को डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नेगेटिव साइड पे भी अगर लेके जाऊंगा तो मुझे फिर डेफिनेटली नेगेटिव साइड का एन नॉट बाई टू, पॉजिटिव साइड का एन नॉट बाई टू, दोनों को जब ऐड करूंगा दैट वुड गिव मी एन नॉट। तो टोटल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एन नॉट ही रहेगी। उसका सिर्फ डिपिक्शन है कि हम उसकी वैल्यू क्या रखते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि डबल साइडेड एक्सप्रेस कर रहे हैं या सिंगल साइडेड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम में डिफाइन हुआ है दैट आई एम हैविंग द गॉसियन नॉइज दैट हैज डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ 10⁻³ वाट पर हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि मेरा सिग्नल SI जब गॉसियन चैनल से गुजरेगा तो उसके अंदर ये नॉइज ऐड होगा जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है 10⁻³ अच्छा जी, जो टारगेट बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो 10⁻³ का मतलब PB शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10⁻³ उसका मतलब है कि बिट एरर प्रोबेबिलिटी 10⁻³ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो जब 10⁻³ लिखता हूँ तो इफ आई री राइट 10⁻³ आई कैन राइट इट एज 1/1000। इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 1000 बिट्स only one bit can be erroneous, rest of 999 bits should be correct। अगर ये कंडीशन मैं पूरी कर सकूंगा तो डेफिनेटली मेरा सिस्टम काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट गिवन है कि मेरी वैल्यू ऑफ PB शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10⁻³ तो इस परस्पेक्टिव से मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो टारगेट मेरा क्या है, टारगेट मेरा है कि मैंने मैक्सिमम बिट रेट निकालना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास Q फंक्शन है, Q फंक्शन के आर्गूमेंट में √2EB/n0 है। n0 की वैल्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। EB इज बेसिकली बिट एनर्जी, कि कोई भी बिट है उसके अंदर डेफिनेटली जिस भी वेव फॉर्म से आप उसको शो कर रहे हैं वो बेसिकली उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सो व्हेन यू डिफाइन एनर्जी, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट एनर्जी EB ऑफ वन बिट दैट इज EB, तो आई कैन राइट इट एज a² × t। तो अगर मैं a² × t लिखूँ दैट इज बेसिकली EB। तो बिट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो मेरे पास अगर बायपोलर सिग्नलिंग है जो कि मुझे गिवन है कि मेरे पास वैल्यू ऑफ SI कैन बी +1 और -1, तो मैग्नीट्यूड के पर्सपेक्टिव से A की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, so 1² into t would be equal to EB, so this gives me the value that bit energy is equal to time। Here अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम जो है दिस इज बिट टाइम, इसको TB होना चाहिए, लेकिन जनरली जब T लिखते हैं तब भी ठीक है, TB लिखते हैं तब भी काम चलेगा। तो मेरे पास बिट एनर्जी है EB इज इक्वल टू बिट टाइम। सो अगर अब मेरे पास बिट टाइम है तो मुझे बिट टाइम से डेटा रेट किस तरह से निकल सकता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले ये रिलेशन चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था कि बिट रेट इज इक्वल टू 1/TB। बिट रेट और बिट टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका ये मतलब है अगर किसी तरह मुझे ये बिट टाइम पता चल जाए तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कैलकुलेट इट्स इनवर्स एंड दैट इनवर्स विल बी इक्वल टू इट्स बिट रेट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस PB इक्वल टू Q with the argument x, it should be less than or equal to 10⁻³ इसका मतलब है कि मेरे पास बिट एरर प्रोबेबिलिटी हमेशा 10⁻³ से कम ही होनी चाहिए। अब अगर इस आर्गूमेंट को मैं देखूं तो ये आर्गूमेंट बेसिकली ट्वाइस EB/n0 है। तो Q फंक्शन ऑफ √2 EB/n0 शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 10⁻³ तो इसका मतलब ये है कि मुझे Q फंक्शन के आर्गूमेंट में कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो वैल्यू 10⁻³ के इक्वल हो। इसका मतलब है कि 10⁻³ का मतलब है 0.001। तो अब सिचुएशन ये है कि हम इससे पहले क्या करते थे, जब Q फंक्शन टेबल की बात करते थे तो हम Q फंक्शन लेते थे, उस Q फंक्शन के अंदर बेसिकली वैल्यू पुट करते थे और आर्गूमेंट की उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट जाके Q फंक्शन की वैल्यू देख लेते थे, तो उससे हमें कोई ना कोई बेटर प्रोबेबिलिटी मिल जाती थी। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। वो रिवर्स प्रोसेस ये कि मुझे ये नोन है कि बिट एरर प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होनी चाहिए, दैट इज 10⁻³ तो अब मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस आर्गूमेंट को ऐसे सेट करना है कि ये वैल्यू 10⁻³ के इक्वल आ जाए। सो इफ आई से दैट आर्गूमेंट √2 EB/n0, करूँगा मैं ये कि मैं Q फंक्शन टेबल में जाऊँगा, वहाँ पे देखूँगा Q फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे 10⁻³ है वहाँ पे इस आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो
इफ़ यू लुक इनटू द टेबल, यहाँ पे मैं टेबल बल्कि इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेबल भी देख लूँगा, मुझे टेबल मिल जाता है। तो मैं अब यहाँ पे क्यू फंक्शन टेबल भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो करना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं क्यू फंक्शन का ऐसा आर्गूमेंट निकालना चाह रहा हूँ जिस पे क्यू फंक्शन की वैल्यू 10⁻³ के इक्वल हो। तो अगर मैं वापस चाहूँ क्यू फंक्शन टेबल पे, सो मुझे अब ढूंढनी है क्यू फंक्शन की ऐसी वैल्यू जो कि 0.001 की इक्वल हो। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है 0.001। अगर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 3, यहाँ पर है इस कॉलम में आपके पास आ गया 0.001। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 3.05 है। एक ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन कि 0.0096 भी मैं ले सकता हूँ जो कि मुझे वैल्यू देगा 3.10। तो अगेन ये कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है, तो आप 3.1 3.05 दोनों चीज़ें ले सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो क्यू फंक्शन की वैल्यू जो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0.001 के वो 0.009676 है। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो इसके मुताबिक मेरे पास आर्गूमेंट ऑफ क्यू फंक्शन शुड भी 3.10। तो अगर मैं वापस जाऊं अपने सोल्यूशन की तरफ, तो यहाँ पे मैंने √2e/n0 जो कि आर्गूमेंट है इस क्यू फंक्शन का, उसको इक्वल टू 3.1 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.1 की इक्वल लिया हुआ है। तो तकरीबन 3.09 पे जो वैल्यू बनती है दैट इज़ इक्वल टू अगर मैं √2e/n0 को 3.09 रखूँगा तो मेरे पास बेटर प्रोबेबिलिटी जो है वो 10⁻³ की इक्वल आएगी। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2e/n0 को, डेफिनेटली मैंने दोनों साइड पे स्केयर लिया है तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3.09 का स्केयर आ जाएगा। e/n0 अगर मैं करूँगा तो इस स्केयर को बेसिकली डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो e/n0 विल टर्न आउट टू बी 4.77। अब मुझे n0 की वैल्यू चाहिए, बट मेरे पास वैल्यू है ओरिजिनली n0/2 की। जब मैं n0/2 की वैल्यू लूँगा दैट जो गिवन वैल्यू मेरे पास 10⁻³ है, तो इसमें से n0 की वैल्यू जब निकलेगी तो n0 विल बी 2 × 10⁻³ बन जाएगा। तो इफ़ आई पुट दिस 2 × 10⁻³ हेयर n0 की जगह और n0 को 4.77 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देन EB विल बी इक्वल टू TB दैट विल बी इक्वल टू 4.77 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बेसिकली ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ TB। और अगर इस TB की वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/TB कर दूँ तो मुझे बिट रेट मिल जाएगा। तो बिट रेट इज इक्वल टू 1/TB विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 104.8 बिट्स पर सेकेंड। सो इट मीन्स अगर मुझे बिटर प्रोबेबिलिटी को लेस देन 10⁻³ रखना है विद डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ 10⁻³ वाट पर हर्ट्ज, तो मुझे बिट रेट हमेशा कम रखना पड़ेगा फ्रॉम 104.8 बिट्स पर सेकेंड। अगर मैं इस बिट रेट से ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट करूँगा या डेटा रेट ज़्यादा करूँगा तो मेरी बिट एरर प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एरर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन प्रिंसिपल मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर RB को मेंटेन करना है लेस देन और इक्वल टू 104.8 बिट्स पर सेकेंड। और चूँकि हम बिट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिट्स जो है वो एक होल नंबर ही होगा। तो टेक्निकली द मैक्सिमम बिट रेट एट आई कैन अचीव विद दिस सेटिंग इज़ 104 बिट्स पर सेकेंड। तो ये मैंने डेटा रेट अचीव कर सकता हूँ। तो इन प्रिंसिपल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मैंने किया सिर्फ ये है कि मैंने ये फार्मूला यूज़ किया 2.67 इक्वेशन से निकाल के, जिसके मुताबिक बिट एरर प्रोबेबिलिटी इज़ √2e/n0। और ये फार्मूला बेसिकली एंटी पोर्टल सिग्नलिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें EB की वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ a² × T से, और A की वैल्यू चूँकि मेरे पास गिवन है 1 है इन एनी केस, चाहे पॉजिटिव 1 है चाहे नेगेटिव 1 है, A की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड की टर्म में 1 रहेगी। तो a² वुड बी इक्वल टू 1 और तो EB इज इक्वल टू TB आ जाएगा मेरे पास। और अगर मेरे पास TB आ जाए किसी तरह तो मैं उसको इन्वर्स करके बिट रेट RB निकाल लूँगा। मेरे पास जो गिवन कंडीशन है वो ये कि PB शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 10⁻³ तो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए मुझे एक ऐसा आर्गूमेंट ऑफ क्यू फंक्शन ढूंढना है जो कि इस वैल्यू को अचीव कर ले। तो दैट इज़ बेसिकली 3.09 को मैं इक्वेट करके सिंपल कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास EB/n0 4.77 की इक्वल आ जाएगा। इसमें अगर मैं n0 की वैल्यू डाल दूं दैट इज़ बेसिकली 2 × 10⁻³ तो मेरे पास EB या TB की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी। और जब मैं TB का इन्वर्स लूँगा तो मेरे पास बिट रेट आ जाएगा दैट इज़ 104.8 बिट्स पर सेकेंड। तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा इस सिचुएशन में।
So the next problem that we are going to solve is problem 3.8, and it is basically related to the Nyquist bandwidth or intersymbol interference वाला जो topic है ये वहाँ से है. So it says that 3.8 part A says that what is the theoretical minimum system bandwidth needed for a 10 megabits per second signal using 16 level pulse amplitude modulation without intersymbol interference. And part B says that how large can the filter roll-off factor be if the allowed system bandwidth is 1.375 megahertz. So if you go for a लिटिल बिट ऑफ रिवीजन, जो यहाँ पे नोटेशन सारी यूज़ हुई सारी बर्नर्स क्लार्क की बुक में जो फॉलो हुई है वो हम लेके चल रहे हैं. तो बर्नर्स क्लार्क के मुताबिक W नॉट डिनोट करता है नाइक्विस्ट बैंडविड्थ को या थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ को. कैपिटल W डिनोट करता है एक्चुअल बैंडविड्थ को या एब्सोल्यूट बैंडविड्थ को, और W माइनस W नॉट को जो डिफरेंस है वो बेसिकली एक्सेस बैंडविड्थ को डिफाइन करता है. सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो व्हाट इज द थ्योरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ नीडेड फॉर 10 मेगाबिट पर सेकंड सिग्नल यूजिंग 16 लेवल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विदाउट ISI. तो मेरे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जब हम बात करते हैं नाइक्विस्ट बैंड की या थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ की, तो डैट इज इक्वल टू RS/2. कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है उसमें RS/2 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, डैट वुड बी इक्वल टू थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ या नाइक्विस्ट बैंडविड्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल विदाउट इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस. तो इसका मतलब ये है कि ऑल आई नीड हेयर इज द सिंबल रेट. अगर मुझे किसी तरह सिंबल रेट पता चल जाए, मैं उसको डिवाइड बाई 2 करके थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ या नाइक्विस्ट बैंडविड्थ W नॉट कैलकुलेट कर सकता हूँ, डैट इज RS/2. तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे जो गिवन है डेटा वो है, मेरे पास बिट रेट अवेलेबल है. तो बिट रेट इज बेसिकली 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड. और अगर मैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लेवल्स देखूँ तो बेसिकली 16 लेवल यूज़ कर रहा हूँ. इट मीन्स मेरे पास m इज इक्वल टू 2k वाला जो रिलेशनशिप है इसमें m की वैल्यू 16 है, विच मीन्स मेरे पास 16 सिम्बल्स हैं. तो अगर मुझे 16 सिम्बल्स करने हैं तो उसका ये मतलब है कि मुझे k की वैल्यू 4 बिट्स पर सिम्बल रखनी पड़ेगी. तो अगर मेरे पास k की वैल्यू 4 बिट्स पर सिम्बल है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर मेरे पास डेटा रेट अवेलेबल है और मेरे पास सिंबल रेट मुझे निकालना है, तो ऑल आई नीड टू डू इज डिवाइड द डेटा रेट RB बाय K. सो RS इज इक्वल टू RB डिवाइड बाय log टू द बेस 2 ऑफ m, जो कि बेसिकली K की डेफिनेशन है. तो इफ़ आई हैव द डेटा रेट RB एंड आई डिवाइड इट विद नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल दैट इज K, तो आई विल गेट द सिंबल रेट. तो हेयर RB इज 10 megabits per second. K has the value equal to 4, so I am going to have the value of symbol rate that is equal to 2.5 megasymbols per second. So RS here is 2.5 megasymbols per second. And according to this, theoretical minimum system bandwidth will be equal to RS/2. So 2.5 megasymbols per second divided by 2 would give me 1.25 megahertz, which is equal to W naught or the Nyquist bandwidth. Part B says that how large a filter roll-off factor be if the allowable system bandwidth is 1.375 megahertz. तो डेफिनेटली नाइक्विस्ट बैंडविड्थ जो है वो आइडियल बैंडविड्थ है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. तो अगर मैं कोई फिल्टर यूज़ करूँ तो कोई ना कोई रोल ऑफ फैक्टर भी होगा, और वो रोल ऑफ फैक्टर मुझे देखना है कि अगर मैं नाइक्विस्ट से एक्सीड कर रहा हूँ तो कितनी एक्स्ट्रा बैंडविड्थ लेके जा रहा हूँ. तो वो रोल ऑफ फैक्टर की बेस पर डिटर्मिन होता है. तो वी हैव अ फॉर्मूला दैट सेज दैट द एक्चुअल सिस्टम बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 प्लस R, जो कि बेसिकली अल्फा है कई लिटरेचर में, 1 प्लस R इंटू W नॉट, और W नॉट की वैल्यू है RS/2. इसका मतलब है एक्चुअल सिस्टम बैंडविड्थ इज बेसिकली 1 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय W नॉट विच इज थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ नाइक्विस्ट बैंडविड्थ W नॉट, तो RS/2 के इक्वल आएगी. तो अगर मेरे पास RS की वैल्यू है, मेरे पास W की वैल्यू है, तो मैं R की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो पार्ट बी सेज दैट एक्चुअल जो सिस्टम की बैंडविड्थ है दैट इज 1.375 मेगाहर्ट्ज. तो अगर मैं 1.375 मेगाहर्ट्ज को पुट करूँ W की जगह, और RS की वैल्यू RS/2 की वैल्यू इज बेसिकली 1.25 मेगाहर्ट्ज, तो मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. दैट टर्न्स आउट टू बी R इज इक्वल टू 0.1. तो पार्ट बी में आपको फिल्टर का रोल ऑफ फैक्टर जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.1, और इसमें अगर आप देखें तो W माइनस W नॉट लगा के आप बेसिकली एक्सेस बैंडविड्थ भी निकाल सकते हो. तो इस केस में एक्सेस बैंडविड्थ वुड बी
डिफरेंस ऑफ 1.375 एंड 1.25 मेगाहर्ट्ज़। ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली एक्सेस बैंडविड्थ है आपके इस सिचुएशन में। The next problem that we are going to solve is problem 3.9, and according to this problem we have a voice signal 300 to 3300 Hz, and it is digitized such that the quantization distortion is less than or equal to plus minus 0.1% of peak to peak signal voltage. Assume a sampling rate of 8000 samples per second and a multi-level pulse amplitude modulated waveform with m is equal to 32 levels. Find the theoretical minimum system bandwidth that avoids intersymbol interference. So the very first thing is the goal. तो अगर मैं गोल देखूँ यहाँ पे हमारा, तो दैट इज थ्योरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ चाहिए हमें, विच इज़ बेसिकली नाइक्विस्ट बैंडविड्थ, और उसका फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, दैट डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू आर एस बाई टू। तो अगर मुझे किसी तरह इस पूरे के पूरे सिनेरियो में सिंबल रेट पता चल जाए तो मैं थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ निकाल सकता हूँ जो कि आईएसआई को अवॉइड कर सकती है। तो इस पर्सपेक्टिव से माई टारगेट इज मुझे किसी तरह आर एस की वैल्यू पता चल जाए। आर एस की वैल्यू मुझे तब पता चलेगी अगर मेरे पास बिट रेट हो आर बी, और अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ के हो। तो अगर मेरे पास एम की वैल्यू 32 है तो वैल्यू ऑफ के मेरे पास आ जाएगी इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है के की वैल्यू मेरे पास है। बट मुझे बिट रेट निकालने के लिए अगर आप देखें तो ओवरऑल हम क्वांटाइजर की भी बात कर रहे हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 पे वापस जाएं तो क्वांटाइजर की डिस्टॉर्शन के पर्सपेक्टिव से हमें ये चीज़ें गिवन है। सो मुझे सैम्पलिंग रेट पता है 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पता, एंड दैट थिंग इज़ हाउ मैनी बिट्स एम आई यूजिंग फॉर इनकोडिंग ईच सैम्पल। मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हर सैम्पल को इनकोड करने के लिए मैं कितनी बिट्स यूज़ करूँ। अगर मुझे किसी तरह नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल पता चल जाए और मेरे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स पर सेकेंड, तो मैं नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड निकाल सकता हूँ। सो फॉर दैट थिंग हमने चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट इज नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2p, वेयर p इज बेसिकली द रेशो और द बेसिकली फ्रैक्शन जो कि आप परसेंटेज होता है पीक टू पीक सिग्नल वोल्टेज की। इसकी हम डिटेल न्यूमेरिकल्स कर भी चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के, जब हमने ट्यूटोरियल किया था। इट वाज प्रॉब्ली लेक्चर नंबर 7। सो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2p। सो p की वैल्यू अगर आप देखें दिस इज 0.1%। तो पहला काम मैं ये करूँगा, इस 0.1% को लीनियर स्केल में लेके आऊँगा। तो 0.1 डिवाइड बाई 100 विल गिव मी 0.001। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.001 वेयर 0.001 is the value of p, तो this turned out to be 500 levels। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम लेवल मुझे चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स मुझे चाहिए यहाँ पे, वो 500 चाहिए। बट इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, हम जब भी नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स की बात करते हैं, वी ऑलवेज कीप दोज लेवल्स एज पावर ऑफ 2। तो अगर मैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखूँ दैट वुड बी 512 लेवल्स। अगर मैं 512 लेवल्स रखूँगा तो मेरे पास गिवन क्वांटाइजर डिस्टॉर्शन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0.1% रहेगी पीक टू पीक वोल्टेज की। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 512 को नंबर ऑफ बिट्स में ट्रांसलेट करूँगा, मेरे पास 512 क्वांटाइजेशन लेवल्स है कैपिटल एल, तो स्मॉल एल जो कि नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल है, दैट टर्न्स आउट टू बी 9 बिट्स पर सैंपल। सो इट मीन्स फॉर ईच सैंपल आई एम यूजिंग 9 बिट्स फॉर इनकोडिंग। तो 9 बिट पर सैंपल अगर मेरे पास हैं और मेरे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 सैंपल्स पर सेकेंड, मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल है 9 बिट्स पर सैंपल। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई 8000 सैंपल्स पर सेकेंड विद 9 बिट्स पर सैंपल, तो आई विल गेट द बिट रेट दैट इज इक्वल टू 72000 बिट्स पर सेकेंड। तो इट मीन्स दैट आई हैव गॉट द बिट रेट, एंड इफ आई हैव गॉट द बिट रेट then I have this RB 72000 bits per second. I know the value of k, that is number of bits per symbol. So k is 5, RB is 72000 bits per second, so I am having 14400 symbols per second. तो मुझे symbol rate RS पता चल जाएगा using this equation, and once I have got RS, then theoretical minimum bandwidth without ISI is equal to RS by 2. So RS की वैल्यू 14400 है, and if I divide it by 2, that turns out to be 7200 Hz.
in fact 14,400, so okay 7,200 hertz बनेगी हमारे पास. So theoretical minimum bandwidth without ISI for this case is basically 7,200 hertz. So इस perspective से अगर आप देखें तो overall इस पूरे problem ने हमने किया सिर्फ ये है कि टारगेट हमारा था कि किसी तरह हमें सिंबल रेट पता चल जाए, क्योंकि अगर हमें सिंबल रेट पता चल जाएगा तो थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ के सिंपल सा फॉर्मूला है कि आर एस की वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर दें, दैट इज बेसिकली नाइक्विस्ट बैंडविड्थ और थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ दैट विल इंश्योर नो ISI. सो इस परस्पेक्टिव से थोरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ के लिए सिंपल फॉर्मूला है RS/2. ये बाकी की सारी चीज़ें जो है नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल और बिट रेट निकालना, ये सारे के सारे काम हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सटेंसिवली पहले कर चुके हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपने इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में किया सिर्फ ये है कि आपने स्ट्रेट अवे निकाला है सिंबल रेट, और सिंबल रेट निकालने के लिए आपने बेसिकली बिट रेट निकाला है, और बिट रेट निकालने के लिए आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल निकालने हैं, जो कि आपको बेसिकली कैलकुलेशन से मिल जाएंगे नंबर ऑफ बिट्स पर क्वांटाइजेशन लेवल से. तो इस पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम 3.9 में भी हमने थोरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ को ही कैलकुलेट किया. So the next problem that we are going to solve is problem 3-10. And problem 3-10 says that binary data at 96,000 bits per second are transmitted using 8 array pulse amplitude modulation with a system using a raised cosine roll of filter characteristics. The system has the frequency response out to 2.4 kilohertz. Part A says that what is the symbol rate, and part B says that what is the roll of factor for the filter characteristics. So अगर मैं इस पूरे की पूरी सिचुएशन को देखूं तो मेरे पास m की वैल्यू 8 है. So it means if I have value of m is equal to 2 raised to power k and value of m is equal to 8, then the value of k turns out to be 3. तो इसका मतलब है कि मेरे पास k की वैल्यू है 3 bits per symbol. And if you look at the bit rate, I've got the bit rate that is 96,000 bits per second. So if I want to calculate the symbol rate, that has a simple formula that RS is equal to basically RB divided by K, where RB is the data rate and K is the number of bits per symbol. So I have RB equal to 9600 bits per second here, and I have got 3 bits per symbol, which is the value of K, and if I calculate this value, this turns out to be 3200 symbols पर सेकेंड. तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मेरे पास आर एस की वैल्यू और द सिंबल रेट इज़ बेसिकली 3200 सिम्बल्स पर सेकेंड. दैट इज़ पार्ट ए. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पार्ट बी, इट इज़ बेसिकली द रोल ऑफ फैक्टर. तो हमने जो फॉर्मूला देखा था दैट W इज़ इक्वल टू 1 + R इंटू W0, तो ये बेसिकली उसी की मैनिपुलेशन है. So roll of factor R is equal to W minus W0 divided by W0, where W0 is basically Nyquist bandwidth or theoretical minimum system bandwidth and W is the actual bandwidth. So actual bandwidth अगर आप देखें तो सिस्टम है द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आउट टू 2.4 किलोहर्ट्ज़. तो यहाँ पे डायरेक्टली शायद नहीं बताया गया कि ये हमारे पास एक्चुअल बैंडविड्थ है, बट सिचुएशन ये है कि आपके पास पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर 2.4 किलोहर्ट्ज़ तक जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी बैंडविड्थ 0 से लेकर 2.4 किलोहर्ट्ज़ तक ही होगी. जिसका मतलब है एक्चुअल बैंडविड्थ जो आपके पास W है दैट इज़ 2.4 किलोहर्ट्ज़. तो इट मीन्स दैट यू हैव गॉट 2.4 किलोहर्ट्ज़. W0 अगर आप निकालें तो W0 इज थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ. थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको RS/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा. RS की वैल्यू आप पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3200 सिम्बल्स पर सेकेंड. सो इफ आई पुट इन 3200 सिम्बल्स पर सेकेंड हेयर, तो 3200 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 1600 हर्ट्ज़. तो W0 की वैल्यू वुड बी 1600 हर्ट्ज़. So if I want to calculate the filter roll of characteristic, that turns out to be R is equal to 2400, जो कि actual bandwidth है मेरे पास सिस्टम की, minus
1600 डिवाइडेड बाय 1600, इसमें 1600 जो है इट इज़ बेसिकली थोरेटिकल मिनिमम और नाइक्विस्ट बैंडविड्थ, तो 2400 माइनस 1600 डिवाइड बाय 1600, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 800 एंड न्यू डिनोमिनेटर में आपके पास 1600 है, तो 800 डिवाइडेड बाय 1600 विल गिव यू 0.5, तो रोल ऑफ फैक्टर इन दिस केस इज इक्वल टू 0.5। सो यहाँ पे हम ये वाला लेक्चर ख़त्म करेंगे, और अगर मैं इसको इन दी एंड समराइज़ करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व, तो हमने बेसिकली सॉल्व किया है ट्यूटोरियल सेशन 2 में सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया दैट इज़ 3.5, और इसमें हमने इक्वेशन 2.67 देखी थी जो कि एंटीपोडल सिग्नलिंग के लिए यूज़ होती है। इस इक्वेशन को जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इक्वल क्यू फंक्शन ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ईवी अपॉन एन नॉट, इसकी हम डेरिवेशन इंशाल्लाह जब हमारे पास रिफ्रेशिंग सेशन होगा तो शायद हम उसमें देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये डायरेक्टली ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो एंटीपोडल सिग्नलिंग के लिए हमने बेसिकली ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात है कि अगर आपको डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन है तो दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन नॉट बाई 2, और अगर सिंगल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एन नॉट। आगे अगर मैं चलूँ फॉर द नेक्स्ट 3.5 के बाद हमने सॉल्व किया 3.8 में सिंपली हमने बेसिकली नाइक्विस्ट बैंडविड्थ वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज किया। तो नाइक्विस्ट बैंडविड्थ इज W नॉट विच इज़ गिवन एज RS/2, और इस मिनिमम बैंडविड्थ पे ये इंश्योर होता है कि आपके पास ISI नहीं होगी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये एक्चुअल केस नहीं है, बल्कि ये जो है केस है फॉर आइडियल सिचुएशन जहाँ पे हम नाइक्विस्ट बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं या थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ पुराने फार्मूले यूज़ किया, m = 2⁻k, RS = RB over k यूज़ किया। इसमें एक और फार्मूला जो हमने यूज़ किया कि एक्चुअल सिस्टम बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 + R × RS/2 या 1 + R × W नॉट। तो हम यहाँ से रोल ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास बाकी क्वांटिटीज़ हैं। फिर हमने प्रॉब्लम 3.9 देखे। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो चैप्टर नंबर 2 से ही आ रही थी कि जैसे नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैम्पल आपने अगर देखना हो तो वो निकाल के सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास है, आपको RB मिल जाएगा, RB से आप RS निकाल लेंगे और RS से आप बेसिकली थोरेटिकल मिनिमम सिस्टम बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व टुडे इज़ प्रॉब्लम 3-10। इट हैज़ बेसिकली RS की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये जो कि बिट रेट गिवन है, आपको नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल गिवन है, तो आपने RS कैलकुलेट कर दिया, दैट टर्न्ड आउट टू बी 3200 सिंबल्स पर सेकंड। और पार्ट बी में आपने बेसिकली रोल ऑफ फैक्टर निकालना था, तो अगर आपके पास W नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो वो आप पार्ट ए से RS लें, उसको डिवाइड बाई 2 करें, दैट टर्न्ड आउट टू बी 1600 हर्ट्ज़। और अगर मैं एक्चुअल गिवन बैंडविड्थ की बात करूँ सिस्टम की, दैट इज़ 2400 हर्ट्ज़ माइनस 1600 हर्ट्ज़ अगर करूँ और डिवाइड बाई 1600 हर्ट्ज़ कर दूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे फिल्टर का रोल ऑफ फैक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू 0.5। तो ये जो थी 4 प्रॉब्लम्स ये हमने आज के लेक्चर में देखे। इनको आप अगर डिटेल में रिवाइज कर लेंगे तो आगे आने वाले प्रॉब्लम जो हैं वो आपके लिए थोड़े ईजी हो जाएंगे।